प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 बही खाता की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम साझेदारी खाते का जो द्वितीय अध्याय है उसे लेकर उपस्थित हुए हैं। आप यहाँ पर देखें, अंकित हुआ है अध्याय 2 साझेदारी खाते, नए साझेदार का प्रवेश। हम लोगों ने साझेदारी खाते प्रारंभिक में कुछ मूलभूत बातों को जाना था। पिछले वीडियो में इन सभी बातों की चर्चा हुई है और आज का जो टॉपिक है अध्याय 2 से है और नए साझेदार का प्रवेश इस टॉपिक का, इस अध्याय का नाम है। आइए हम जानें कि प्रवेश अर्थात एडमिशन का क्या अर्थ होता है साझेदारी व्यवसाय में। हमने यहाँ कुछ बातें अंकित करी हुई हैं, आइए इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं। नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ, साझेदार के प्रवेश का अर्थ। साझेदार के प्रवेश से आशय साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश होना होता है। देखिए, जो लिखा है उस बात को समझिए आप। साझेदार के प्रवेश का मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय में एक नया सदस्य आ रहा है और उसे मालिकाना हक दिया जाएगा, ये इसकी मीनिंग है। दूसरी बात, तथा साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना होता है। उस नए साझेदार के आने से, उस नए व्यक्ति के आने से साझेदारों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। अगर पहले से 2 साझेदार होंगे तो अब 3 हो जाएंगे और 3 होंगे तो अब इस नए वाले के आने के बाद 4 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एकदम सरल परिभाषा है, सरल अर्थ है, सरल शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, यह बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बच्चों एक साझेदारी अधिनियम बना था जिसको कि हम भारतीय साझेदारी अधिनियम कहते हैं। ठीक है, इसमें एक धारा है, धारा 31 उपधारा 1। यह बताती है कि कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए अपनी सहमति न दे दें। बात समझ में? पुराने साझेदारों की सहमति से ही नए साझेदार का प्रवेश संभव है। यह बात इस अधिनियम की धारा 31 उपधारा 1 में बताई गई है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़े। नए साझेदार की स्थिति, एक टॉपिक हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, हेडिंग पोजीशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर। उसकी क्या पोजीशन बनती है देखिए, आइए पढ़ लेते हैं। नया साझेदार फर्म में साझेदार बनने के बाद, क्या लिखा हुआ है, नया साझेदार फर्म में साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। क्या मतलब हुआ इसका? फर्म कौन है बच्चों? फर्म से आशय उसमें सारे जो साझेदार हैं उनको सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। यह बात बहुत पहले बताई गई है आपको। सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म और व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा गया है, यह बात बताई गई है, आपको याद होगा। तो कह रहा है कि जब नया साझेदार फर्म में आ गया और वो साझेदार बन गया, उसके बाद अन्य साझेदार भी कोई काम करते हैं फर्म के लिए, व्यवसाय में कोई कार्य करते हैं, वो सारे कार्यों के लिए यह नया साझेदार भी उत्तरदायी होगा। कहने का आशय यह है कि जितने भी साझेदार होते हैं वह आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं। एक के द्वारा किया गया कार्य दूसरों के द्वारा किया गया कार्य मान लिया जाता है, अर्थात एक के द्वारा किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी
होते हैं। यही बात यहाँ कही गई है कि जिस दिन से नया साझेदार फर्म में साझेदार बन जाता है, उसके बाद से कोई भी साझेदार कुछ भी फर्म का काम होगा, उस सभी कार्यों के लिए नया साझेदार भी उत्तरदायी होगा। किंतु एक बात यहाँ और भी बताई गई है, साझेदार बनने से पूर्व फर्म ने कोई काम किया है तो उस कार्य में इसका उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है, यह बात स्पष्ट की गई है। एक चीज और यहां लिखा हुआ है, प्रायः नव प्रवेशी साझेदार को पूंजी और ख्याति, कैपिटल एंड गुडविल के लिए निर्धारित धनराशि लानी पड़ती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो वह अपना जो है कैपिटल और गुडविल के लिए कुछ धनराशि लेकर आता है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके फलस्वरूप क्यों लाता है, उसका क्या परिणाम होता है? अगर ये दो चीज दे देता है वह, तो उसको क्या मिल जाता है? उसको दो अधिकार मिल जाते हैं, दो प्रकार के राइट उसको मिल जाते हैं नए साझेदार को। पहला राइट क्या है कि फर्म में की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार उसे मिल जाता है। जो फर्म की तमाम संपत्तियां हैं उसमें इस नए साझेदार का भी हिस्सा बन जाता है। दूसरा अधिकार है व्यवसाय के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। आने वाले समय में व्यवसाय जब भी लाभ हानि कमाएगा तो उसमें नए साझेदार को भी हिस्सा मिलेगा, वह इसीलिए गुडविल देता है और फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाए, जिसके लिए वह पूंजी ले आता है। तो बच्चों, ये कुछ प्रारंभिक बातें थी साझेदार के प्रवेश से संबंधित, जिसको मैंने यहाँ अंकित किया है, आपको मैंने समझा भी दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, आपने अभी देखा कि नया साझेदार प्रवेश करता है और पूंजी, ख्याति आदि लाता है। आखिर व्यवसाय में नया साझेदार लाने की ज़रूरत ही क्यों है? आइए इस बिंदु पर चर्चा करें। हमने यहाँ लिखा है, नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ सकती है। नंबर 1, जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। ठीक है, व्यवसाय को बढ़ाना हो और पूंजी की कमी महसूस हो रही हो तो किसी नए व्यक्ति को हम लाएंगे, वह पूंजी लाएगा तो हमारा जो है व्यवसाय विस्तृत हो जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि जब व्यवसाय के प्रबंध और संचालन के लिए किसी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। आपके व्यवसाय में अच्छे व्यक्तियों की ज़रूरत हो और आपको कोई योग्य और अनुभवी व्यक्ति दिख रहा है तो उसे साझेदार बना लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर वह राजी है तो 2 कारण हुआ। तीसरा है कि जब किसी सुयोग्य और निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बना लेना उचित प्रतीत होता हो। हमारे व्यवसाय में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, अगर कोई कर्मचारी योग्य है, निष्ठावान है, तो ऐसे कर्मचारी को अगर हम साझेदार बना लेते हैं तो इससे अन्य कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो यह भी कारण हो सकता है और इसके अलावा भी अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। बच्चों, नए साझेदार के प्रवेश पर हमें किन किन बातों की समायोजनाएँ करनी पड़ती हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें कार्य करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, आइए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना हमें करनी पड़ती है। ठीक है, पहले मान लीजिए 2 पार्टनर थे, एक और आ गया, अब 3 हो जाएगा, तो पहले 2 लोगों का लाभ विभाजन दिखाया गया होगा और अब तीसरे के आ जाने से अब 3 लोगों के बीच का लाभ विभाजन क्या होगा, इसलिए नया लाभ हानि विभाजन चाहिए आपको। दूसरा है त्याग अनुपात की गणना। आपको पता है कि पहले से कुछ साझेदार रहते हैं, उसके बाद नया एक साझेदार और बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से जो नया साझेदार आया है उसके पक्ष में पुराने साझेदार ही तो त्याग करेंगे।
तो किस साझेदार ने कितना त्याग किया अपने हिस्से से, उसकी गणना करना हम लोग ये दूसरे बिंदु में सीखेंगे। तीसरी बात, ख्याति का मूल्यांकन एवं उसका लेखांकन। हम लोगों ने अभी इसके पहले जस्ट 5 मिनट पहले आपने देखा था कि हमने कहा नया साझेदार जब आता है तो वह पूंजी के साथ साथ गुडविल भी लाता है। तो आखिर गुडविल कितना लाएगा, इसके लिए ख्याति का हमें मूल्यांकन करना होगा और उससे संबंधित जो लेखा प्रविष्टि होती है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर उसको सीखेंगे। चौथी बात, जब नया साझेदार आएगा तो फर्म की संपत्तियां और दायित्व, इन दोनों का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन सी संपत्ति कितने की है, कौन सा दायित्व कितने पर है, क्योंकि जो बातें उसमें दिखाई गई हैं वो पहले से दिखाई गई हैं। नया साझेदार आकर के हर संपत्ति और दायित्व का पुनरावलोकन करता है और वह उसके मूल्य को, उसकी वैल्यू को जानना चाहता है। इसलिए यह बिंदु है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। पांचवा बिंदु है संचय अवितरित लाभों एवं हानियों के लिए समायोजन। नया साझेदार फर्म में जिस दिन आता है उस दिन अगर पुराने साझेदारों द्वारा लाभों में से बनाया गया कोई संचय है या फिर कोई ऐसा लाभ या हानि अभी वितरित नहीं हुआ है, तो जाहिर है इन दोनों चीज़ों पर पुराने साझेदारों का हक है, वो पुराने साझेदारों का हिस्सा है। नया साझेदार का उसमें कोई हक नहीं बनता है, इसलिए उसका समायोजन हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे। छठी बात, नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। कभी कभी क्या होता है कि नए साझेदार की पूंजी आपको नहीं दी जाती है और आपको कहा जाता है कि ये काम करने के बाद पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित कर लीजिए और उसके बाद बताइए कि नया साझेदार कितना पूंजी लाए, अर्थात नए साझेदार की पूंजी को हम निर्धारित करना यहाँ सीखेंगे। सातवीं बात, पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नए साझेदार के प्रवेश करने पर पुराने साझेदार इस बात का भी निर्णय ले सकते हैं कि हम लोगों की पूंजियाँ फिर से निर्धारित हों, फिर से रीएडजस्ट हों, तो उसके लिए हम पूंजी का समायोजन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने कुछ बिंदुओं की चर्चा इसके पहले करी थी कि नए साझेदार के प्रवेश पर हमें क्या क्या मुख्य रूप से समायोजित करना पड़ता है। उसमें पहला पॉइंट था कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने एक प्रश्न भी लिखा हुआ है वहाँ उदाहरण के लिए, और हमने यहाँ एक सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, आइए पहले सूत्र को यहाँ देख लें। देखिए लिखा यहाँ पर है न्यू शेयर यानी नया हिस्सा इज इक्वल टू यानी बराबर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। आइए पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हों, पहले से आपके पास कितना है 100 रुपया। कोई नया व्यक्ति सामने से आता है और आप उसे 20 रुपये दे देते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहले से था कितना ओल्ड शेयर 100। ठीक है, 100 रुपये था, आपने दूसरे को सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया। कितना त्याग दिया 20 रुपया। तो अब आपके पास क्या बचा 80 रुपया। निश्चित रूप से वही आपका लेटेस्ट बैलेंस है, उसी लेटेस्ट बैलेंस को हम नया हिस्सा बोलेंगे, यानी ये 80 रुपये यहाँ नया हिस्सा आ गया। हमारा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर दूसरी बात कही जाए, इसी बात को दूसरे तरीके से घुमाकर आपसे पूछ दिया जाए कि बच्चों बताओ कल तुम्हारे पास 100 रुपये था और आज तुम्हारे पास 80 रुपये है, बीच की धनराशि को तुमने किसी को दिया है, तो बताओ कितना तुमने त्याग किया। बड़े आराम से आप बता लेंगे। भाई पुराना शेयर आपका 100 रुपया था और नया 80 रुपया है, आज का 80 रुपया है। तो इसका वह मतलब हुआ कि जो बीच का हिस्सा है वो आपने त्याग दिया, तो 20 रुपये आया।
उसी को सूत्र रूप में रखा हुआ है। देखिए, त्याग यानी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर यानी 100 रुपया माइनस न्यू शेयर यानी 80 रुपया, तो 20 यहाँ आ जाएगा। तो ये दो सूत्र हैं, ठीक है। इसकी सहायता से हम ये सब काम करते रहते हैं। आइए देखते हैं सवाल को। अ तथा ब एक फर्म में दो संबंधी 1 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को नए साझेदार के रूप में फर्म में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले तो बात ये जान लीजिए आप कि जब ये अनुपात भिन्न में दिया हो, जैसे ये 2:1 का मतलब हुआ 2/3 और 1/3, आप दोनों अनुपातों को जोड़ लेंगे ऐसे। 2:1 का मतलब हुआ 2 और 1 3, अर्थात इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2:1 को 2/3 लिख सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात आप ये जान लीजिए। अब ये कहता है कि नया साझेदार आ रहा है और उसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। प्रश्न में ये नहीं कहा है कि अ अपने हिस्से से कितना देगा। भाई सी को कितना देना है, 1/4 देना है, और ये 1/4 कौन कौन देगा, ए देगा और बी देगा। लेकिन प्रश्न में यह नहीं बताया गया कि 1/4 में कितनी सहयोगिता ए की होगी और कितनी सहभागिता बी की होगी, ये तो नहीं बताया गया। इसका ये मतलब हुआ कि जब ऐसे प्रश्न दे दे तो हमें जो ओल्ड शेयर दिया हुआ है यह मान लेना चाहिए कि ओल्ड रेशियो में ही अ और ब 1/4 को बांट करके सी को देंगे, ये हमें जान लेना चाहिए। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है कि न्यू शेयर प्राप्त करने के लिए, न्यू शेयर प्राप्त करना है आपको, क्योंकि आपके पास ओल्ड है न्यू है नहीं। सेक्रीफाइस के लिए बोला है, तो इसको मिटा देते हैं और इस सूत्र को रहने देते हैं। अब आइए प्रश्न का हल देखते हैं। यहाँ हल लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ओल्ड शेयर, किसका, ए का और बी का। 2/3 हो जाएगा और 1/3 हो गया, 2:1 को है। अब हम कह रहे हैं कि सी आता है 1/4 के लिए, यहाँ लिख देंगे सी इज एडमिटेड, सी का प्रवेश होता है फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, जैसा प्रश्न में कह रहा है। अब इसलिए ए कितना त्याग करेगा, ये सेक्रीफाइस। मैंने बताया ना कि आपको ये पता लगाना होगा कि जब नया साझेदार आया तो पुराना साझेदार कितना त्याग कर रहे हैं। देखिए, 1/4 का मतलब गुणे, ये कितना देगा, जब कुछ नहीं प्रश्न में बोला है तो पुराने हिस्से में देगा, 2:1 में तो 2/3, ये इतना ए का त्याग हो जाएगा। आप इसको निकाल लीजिए, 2 × 2 और 4 × 3 = 12। 2/12 जो है अ देगा, और बी का त्याग निकाल लीजिए, बी सेक्रीफाइस। 1/4 का मतलब गुणा 1/3, ये पुराना हिस्सा इसका है 1/3, 1/3 देगा, 1 × 1 = 1 और 4 × 12, 1/12 जो है ये बी देगा। ठीक है, तो 2/12 और 1/12 मिल करके 1/4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ऐसे देख लीजिए, ए कितना दे रहा है, 2/12, बी कितना दे रहा है, 1/12। देखिए 2/12 1/12, क्या ये दोनों मिल करके 1/4 हो पाएंगे? आइए देख लेते हैं। देखिए 2/12 धन 1/12, 2 × 1 3/12, 3/12 को काट दीजिए, 3 × 1 3, 3 × 12, आ गया ना 1/4। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। अब देखिए हमारा त्याग निकल गया,
हमारे पास पुराना शेयर है ही, तो हम नया शेयर निकाल लेंगे। तो अब जो है नाउ का मतलब अब न्यू शेयर, ठीक है। पहले हम ए का देख लेते हैं, क्या सूत्र है, ओल्ड शेयर पहले कितना था, 2/3 था। इसमें से त्याग को घटा दीजिए, त्याग इन्होंने कितना किया, 2/12 किया, ठीक है ना। इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक। तो कैसे घटेगा, अब ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। देखिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इसका लघुत्तम होगा 12, 3 से इसमें भाग करेंगे और जो आएगा उसका 2 से गुणा, 3 चौक का 12, 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस यहाँ कर दिया, 12 कम 12, 1 दूना 2, 8 में से 2 गया 6, 6/12। ये इसका न्यू शेयर बच गया। ये इसका नया शेयर हुआ। अब इसी तरह से बी का भी नया शेयर, अब हम बी का देखेंगे नया शेयर। बी का नया शेयर ये कैसे निकालेंगे, इसका भी ओल्ड देखेंगे, 1/3, इसमें से इसने कितना त्याग कर दिया, 1/12। इसको चूँकि ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो लघुत्तम लेंगे, 3 चौक का 12, 4 कम 4, 12 का 12 1, 3/12, 3/12 आया। देखिए 6/12 और 3/12 इनका नया आ गया। अब हम तीनों का जो नया शेयर लिख करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, ए का, बी का और सी का। ए का न्यू रेशियो 6/12 है, बी का 3/12 है और सी का तो नया 1/4 है ही। ये देखिए यहाँ बराबर नहीं है तो लघुत्तम ले रहे हैं 12, तो 6 संबंधे 3 संबंधे 4 दिया 12, 3 निकलते 6 3 3, 6 3 3 या अथवा ये देखिए 3 से तीनों कट जा रहे हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 1 1, 2 संबंधे 1 संबंधे 1, 2 1 1, ये हमारा नया अनुपात आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। जो सूत्र मैंने बताया उस पर आधारित ऐसे आप हल कर लेंगे। बच्चों इस प्रश्न को आपने अभी देख लिया कैसे हल हुआ। इसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं जो काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। आइए इसको हल करके देखते हैं कैसे हल होता है। देखिए इस प्रश्न में अ तथा ब एक फर्म में 2:1 के अनुपात में सहे जा रहे हैं। ये इनका ओल्ड रेशियो है, आइए लिख लेते हैं। ओल्ड शेयर ए का और बी का। ए का 2/3 होगा, 2:1 का मतलब 2/3, 2/3 और ये 1/3 हो गया बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है कि सी 1/4 के लिए आता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे, C is admitted for 1/4 शेयर, 1/4 हिस्से के लिए आता है, ये मैंने लिख लिया। अब हमें करना क्या है कि लाभ को हम 1 मानेंगे, माना लाभ 1 है, जिसके लिए लिखेंगे लेट प्रॉफिट B1, माना लाभ 1 है, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। अब C को 1/4 दे देंगे तो क्या लाभ बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस आफ्टर सीज शेयर।
सी का हिस्सा 1/4 जो है वो एक लाभ में से निकाल लेंगे। तो हमारा लाभ 1 है, इसमें से 1/4 निकाल लेंगे। 4 एकम 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 बचा। ठीक है, सी नया मेहमान है, उसको सबसे पहले 1/4 आप दे दीजिए। बचेगा जो हिस्सा यानी 3/4, ये हिस्सा ए और बी का है, यही उसका नया है। अब इसको निकाल लेते हैं कि कितना इसमें से ए का है कितना बी का है। तो इसलिए ए का नया हिस्सा, ए का नया हिस्सा 3/4 का मतलब गुणा। ठीक है, ओल्ड शेयर कितना है 2 1 है, तो 2/1 3, 2 1 3 हो गया 2/3। ठीक, आप इसको देख लीजिए, ये कट जा रहा है 3 और 3, 2/4 आया। ये ए का नया हिस्सा हो गया। ठीक है बच्चों, और बी का भी नया हिस्सा निकाल लीजिए। बी इज न्यू शेयर, ये भी 3/4 का मतलब गुणे, ये कितना लेगा 1/3 लेगा, इनका पुराना शेयर। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इनका हो गया नया। तो ये आपने ए और बी का नया हिस्सा निकाल लिया, और सी का तो नया पता ही है आपको। ठीक, तो आइए इसको रख करके अनुपात निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका किसका, ए का, बी का और सी का। देखिए ए का नया हिस्सा 2/4 हो गया, बी का 1/4 हो गया, और सी का 1/4 ये दिया ही हुआ है। ठीक है, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप 2:1:1 बड़े आराम से लिख सकते हैं। यही आपका उत्तर होगा, यही आपको निकालने को कहा गया था। तो बड़े आराम से आप नया लाभ हानि विभाजन ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से, जब प्रश्न ऐसे दिया हो तो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।